डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे, उनको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन किया था। शायद आपको पसंद आया होगा। उसी के नेक्स्ट में मैं आज और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनको मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको और यहाँ पे जो एग्जाम होगा, जो फार्मासिस्ट का एग्जाम की बात करें, चाहे वो डीसीओ या ड्रग इंस्पेक्टर, उनके सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि क्वेश्चंस अच्छे लगें और यदि आपको और किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए या उस तरह के कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपका कमेंट होगा तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चंस बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं। तो इसी कंटेस्ट में अपन आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है पॉइजनिंग ऑफ। फर्स्ट है फ्रेंड्स, पॉइजनिंग ऑफ कॉपर एंड लेड सॉल्ट कैन बी ट्रीटेड विद सी। देखिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो पॉइजनिंग होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एंटासिड और वीक एसिड को, वीक एल्कली मतलब उसको, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये किसके लिए देते हैं? फॉर एसिडिटी, एसिड्स के लिए, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। ठीक है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं वीक एसिड, दैट इज वीक एसिड, जैसे लेमन जूस की बात करेंगे, लेमन जूस या डाइल्यूटेड विनेगर। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। लेमन जूस का मतलब नींबू पानी। ये किसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कली। क्लियर। फिर आता है डैश फेरोक्सामीन, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों के दोनों किसके लिए? आयरन सॉल्ट के लिए दिया जाता है, फॉर द पॉइजनिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। इसमें होता क्या है, चिलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें चिलेशन की वजह से उस आयरन को पकड़ लेता है। कौन? डेस्फेरोक्सामीन और सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके। फिर आता है पेनिसिलामीन। फ्रेंड्स, पेनिसिलामीन किसके लिए दिया जाता है? कॉपर की यदि पॉइजनिंग होगी या लेड सॉल्ट की पॉइजनिंग होगी, लेड सॉल्ट की पॉइजनिंग हो गई, तो इसकी क्या होगा? पेनिसिलामीन दिया जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डाइमर कैप्रोल, जिसको बाल भी बोला जाता है, BAL भी बोला जाता है, जो मरकरी के लिए दिया जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेस्फेरोक्सामिन, पेनिसिलामिन एंड डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल, पेनिसिलामिन और डेस्फेरोक्सामिन, इन तीनों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन एडिशनल बता दिए हैं। तो कॉपर एंड लेड की बात करेंगे तो किसकी बात आ गई? कॉपर और ये वाला लेड है, दैट इज पेनिसिलामिन। मतलब हमारा आंसर हो गया सी। ये है हमारा आंसर सी। क्लियर है ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, डाइमर कैप्रोल। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, डाइमर कैप्रोल इज यूज्ड एज एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या है? टू काउंटर एक्ट पॉइजन। ओके। तो पॉइजन को जैसा भी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो इसका आंसर क्या हो गया? मरकरी, दैट इज बी। क्लियर। मरकरी सॉल्ट। क्लियर। फिर आता है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चिलेशन एंटागोनिज्म। चिलेशन एंटागोनिज्म में देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिड बेस एंटासिड है। ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिएक्शन है। और उसके बाद में एल्कली लेमन अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और आयरन सॉल्ट एंड डैश फेरोक्सामीन, दैट इज चिलेशन रिएक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर हुआ वो कौन सा हो गया? दैट इज सी आंसर। यहाँ पे मैं सी आंसर करूंगा। क्लियर है। सी आंसर करेंगे। क्लियर है। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर आता है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द साइनाइड पॉइजनिंग। फ्रेंड्स, साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा स्टेटमेंट होगा? इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए मैं पहले आपको साइनाइड पॉइजनिंग और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो समझाता हूँ। फ्रेंड्स, आ जाइए साइनाइड पॉइजनिंग पे। साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है? बेसिकली साइनाइड, ये साइनाइड फेरिक आयन के साथ में रिएक्शन करता है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का पार्ट होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या होता है? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होता है। और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है,
माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ईटीएस बोला जाता है, जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बाद में चलती है। क्लियर है? जैसे ही इसके साथ साइनाइड बाइंड हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रिवेंट हो जाएगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि जो NADPH2 और FADH2 था वो क्या हो उसका क्या है था, उसका इसी में आके एनर्जी बनता था। क्लियर है? तो यहाँ पे उसके इसका मतलब क्या हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, वो स्टॉप हो चुकी बिकॉज ऑफ साइनाइड। क्यों? साइनाइड ने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को बाइंड कर लिया। विच रिजल्ट्स क्या होगा, सीक्वेंस में इस तरह की रिएक्शंस होगी, नोजिया होगा, ड्राउजीनेस होगी, फिर हेडक होना स्टार्ट होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिस्पेनिया होगा, कोमा में जाएगा पेशेंट, कन्वल्जन होगा और अल्टीमेटली फ्रेंड्स डेथ हो जाएगी। क्लियर है? ये तो साइनाइड पॉइजनिंग हो गया। अब ये अपन इसकी बात करें कि साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए फ्रेंड्स सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। वो कैसे कैसे रिएक्शन करता है, जैसे कि अभी अपन ने बोला था, हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्राइट। ओके, और उसका ऑक्सीडेशन कर देता है ये सोडियम नाइट्राइट। ऑक्सीडेशन करते ही वो हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो Fe+3 में कहलाता है, Fe+2 था हीमोग्लोबिन में। क्लियर? और इसमें जो सीरम साइनाइड आके जुड़ता है, और जो सीरम साइनाइड कौन सा है, जो सेल में एंटर नहीं हुआ, उसको हम सीरम साइनाइड बोल रहे थे। और इस मैथ हीमोग्लोबिन जैसा कि Fe+3 से जुड़ता है साइनाइड, हमें पता है, तो सीरम साइनाइड रिएक्शन करके साइनोमेथा हीमोग्लोबिन बनाता है। जैसे ही ये बनाता है सोडियम थायोसल्फेट आता है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करके क्या हुआ, यहाँ पे इस साइनो पार्ट को सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करके इसको थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन को फ्री कर देता है। और थायोसाइनेट जो बनता है वो थायोसाइनेट क्या होता है फ्रेंड्स, नॉन टॉक्सिक होता है, और वो यूरिन में एज सच एक्सक्रीटेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइनाइड हमें प्रॉब्लम करने वाला था पेशेंट को, तो वो साइनाइड को हमने थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर दिया, और नॉन टॉक्सिक वो होता है और वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था, दोबारा से अपन बात करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, साइनाइड कंबाइन द फेरिक ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विच स्टॉप सेलुलर रेस्पिरेशन। ये पहला स्टेप था जो करेक्ट था। सिम्टम्स आर नोजिया, ड्राउजीनेस, हाइपोटेंशन, कोमा, कन्वल्जन एंड डेथ। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बोथ सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट्स आर यूज्ड टू ट्रीट द साइनाइड पॉइजनिंग। इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो गया, हमारा चारों ही क्वेश्चन, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब आंसर हमारा हो गया डी, करेक्ट। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन, किस में है देखते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा एक जनरल, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये वाली ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के साथ में जो ये कैपिलरी वॉल है ये वाली, और ये सेल्स है। ये जो बीच में जो गैप बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है, इस स्पेस में जो फ्लूइड रहता है उसको हम इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स बोलते हैं, और जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और जो ब्लड का पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। क्लियर है? ये कितना कितना होता है फ्रेंड्स, ये इंट्रासेलुलर कितना हो गया 50%, इंटरस्टेटियल कितना हो गया 15%, और प्लाज्मा कितना होता है 5% होता है हमारी बॉडी का। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो गया, मैक्सिमम किस में हो गया, इंट्रासेलुलर में, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल सबसे ज्यादा होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया इंट्रासेलुलर, दैट इज आंसर बी, करेक्ट। फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, आउटपुट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी।
मतलब बॉडी से पानी किस किस फॉर्म में निकलता है फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी है। बॉडी में से यदि हम इनपुट वाटर की बात करते हैं तो किस किस फॉर्म में, ड्रिंकिंग और बिवरेजेस की फॉर्म में बॉडी में इनपुट जाता है। पहला फूड, और जिस भी मटेरियल के साथ में जाता है वो किस फूड के साथ में पानी जाता है, ये वाटर इनपुट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बॉडी में जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के साथ बनता है वो वाटर रिलीज होता है, तो ये वाटर के इनपुट हो गए। ये तो दोनों किस फॉर्म के हो गए, एक्सोजीनस हो गए। एक्सोजीनस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो बाहर से दिया। और ये क्या हो गया, एंडोजीनस हो गया। एंडोजीनस का मतलब हो गया फ्रेंड्स, एंडोजीनस का मतलब अंदर ही जनरेट हुआ। क्लियर है। ये तो हो गया इनपुट की बात करें। दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स, वाटर आउटपुट कैसे होता है। आउटपुट होता है फ्रेंड्स रेस्पिरेशन के द्वारा, जैसे हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो सांस के साथ में नमी बाहर निकलती है, वो बहुत ज्यादा बाहर निकलता है। दूसरा आता है प्रिस्पिरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स हिंदी में पसीने की बात कर रहे हैं, पसीने के साथ में बाहर निकलता है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिन एंड स्टूल के साथ में जो वाटर निकलता है वो ये होता है। तो फ्रेंड देखिएगा, रेस्पिरेशन से बाहर निकलता है, प्रिस्पिरेशन से बाहर निकलता है, यूरिन एंड फीसेस के साथ बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ दैट इज डी आंसर, करेक्ट। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब समझना फ्रेंड्स, अगेन वो हम ह्यूमन बॉडी लेते हैं। पहला है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम स्किन इन बर्न। सपोज किसी पेशेंट का बर्निंग हो गई, सपोज किसी पेशेंट की बर्निंग हो गई, तो बर्निंग से उसका फ्लूइड लॉस होता है, उसका फ्लूइड लॉस होता है। क्लियर है। जिसकी वजह से पेशेंट की कई बार डेथ हो जाती है। यदि पेशेंट के सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग हो गया, ये वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया इधर से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग हो गया तो बट ओबियस है उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर बार बार क्या करता है, वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इसका हाई यूरिनेशन होता है। यूरिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बार बार पेशाब लगना, उसको हाई यूरिनेशन बोलते हैं। तो इस वजह तरह से हम डिहाइड्रेशन के रीजन क्या हो गए, ऑल ऑफ द अबव ये कंडीशंस हो गई। क्लियर है फ्रेंड्स। मैं यहीं पे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक बनता है आपका, और यहाँ पे यदि कमेंट करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है फ्रेंड, देखिएगा प्लाज्मा के लिए मैक्सिमम होता है सोडियम, फॉलोड बाय कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। यदि अपन इंटरस्टेटियल स्पेस की बात करते हैं फ्रेंड, तो वहां पर भी सोडियम मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। क्लियर है। एंड यदि मैं इंट्रासेलुलर की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। ये इस तरह से फ्रेंड्स इनका ऑर्डर होता है। एग्जाम में इनका ऑर्डर भी पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बता दिए हैं और इनसे और मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, सोडियम। तो हमारा आंसर हो गया ए, ये है हमारा आंसर ए। क्लियर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखना कंसंट्रेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद ब्लड। फ्रेंड्स यहाँ पे जनरली 2 चीज यूज करते हैं, बोरिक एसिड 1.9% वेट बाय वॉल्यूम होता है, दैट इज बोरिक एसिड, और सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl की बात करते हैं तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम लिया जाता है। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड के लिए 0.9% हो गया, दैट इज आंसर ए। क्लियर है। फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, पोटेशियम क्लोराइड किस में यूज किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड की बेसिकली सस्टेन रिलीज टेबलेट बनाती है या उसकी बनाई जाती है। सस्टेन रिलीज टेबलेट किस में यूज होती है, देखना फ्रेंड्स, एक तो होता है हाइपोकेलिमिया डिजिटालिस इंटॉक्सिफिकेशन, मतलब डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी में या पॉइजनिंग में काम आता है, और फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस में काम आता है। फिर आता है डायूरेटिक थेरेपी में काम आता है, और हेपेटिक सिरोसिस विद एसेटिक्स कंडीशन में काम आता है। अगेन मेनियार्ड सिंड्रोम एंड माइस्थीनिया ग्रेविस में काम आता है। इस तरह से फ्रेंड्स पोटेशियम क्लोराइड, जिसको KCl बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी मैंने बताया, बटोबे से
डिजिटालिस पॉइजनिंग में काम आ रहा है, मेनियर सिंड्रोम में, माइस्थीनिया ग्रेविस में, तीनों में काम आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, दैट इज डी आंसर, करेक्ट। नाउ फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स पीएच ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं। जनरली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था पीएच से रिलेटेड, तो अपन बात करते हैं, अपन लगभग सारी पीएच याद करते हैं फ्रेंड्स। सलाइवा की पीएच होती है, वेरी करती है 6.4 टू 7.4, क्लियर है। यहाँ माउथ की बात कर रहे हैं, सलाइवा की बात कर रहे हैं। मैं गैस्ट्रिक एसिड जूस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक की बात कर रहा हूँ। स्टमक की पीएच जो होती है बिलो 2 होती है, 1.5 टू 1.8 होती है, क्लियर। यदि मैं उसके आगे चलेंगे ड्यूडेनम फ्लूइड में, तो वहां पे 5.5 टू 7.5 रहती है, ये ड्यूडेनम में होती है, क्लियर है। यदि मैं गॉल ब्लैडर या मतलब बाइल की बात करता हूँ, बाइल भी पूछा जा सकता है, गॉल ब्लैडर भी 5.5 टू 7.5 मतलब वहां पे ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ बाइल सॉल्ट की वजह से वहां पे ज्यादा हो जाती है, क्लियर। पैंक्रियाटिक जूस की बात करता हूं तो यहाँ पे 7.5 टू 8.2 हो जाता है। आइज या लैक्रिमल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, लैक्रिमल फ्लूइड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आया हुआ है लैक्रिमल फ्लूइड के पे, तो 6.5 टू 7.6 के बीच में होती है इनकी पीएच, क्लियर है। यदि मैं ब्लड की बात करता हूं तो 7.4 टू 7.5 ये आइडियल पीएच होती है। यदि डिजीज कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्लियर है। सारी की सारी पीएच कौन सी है, नॉर्मल पेशेंट की। यदि यूरिन की बात करें तो यूरिन का वेरिएशन रहता है फ्रेंड्स 4.6 टू 8.0 होता है, बेसिकली 6.5 के आसपास रहता है। लेकिन पेशेंट ने खाने में क्या लिया, फूड इनटेक क्या लिया, इनटेक क्या लिया या तो उस पर डिपेंड करता है कि यूरिन का पीएच क्या है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया फ्रेंड्स 7.4 टू 7.5 हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द रिजल्ट ऑफ। फ्रेंड्स एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना। एसिडोसिस का मतलब होता है डिक्रीज इन पीएच, क्लियर। अपन ये बात नहीं कर रहे हैं वो पीएच 7 से 6 भी हो सकती है, 8 से 7 भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, पीएच डिक्रीज होनी चाहिए। ये किस किस वजह से होता है फ्रेंड्स, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होता है फ्रेंड्स, देखना H2CO3 मतलब इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इन प्लाज्मा, फ्रेंड्स कार्बोनिक एसिड है, इसका मतलब एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, पीएच कम करेगा, पीएच कम करता है, क्लियर। फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, इंक्रीज ज्यादा क्यों हो जाता है, ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद द एलिमिनेशन ऑफ CO2 बाय लंग्स। मतलब जो लंग्स है उनसे जो CO2 बाहर निकलती है, वो CO2 बाहर नहीं निकल पा रही, तो वो क्या होता है, ब्लड में ही रहेगी। ब्लड में रहेगी CO2, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, H2CO3 बना देगा। और ये ज्यादा हो जाएगा तो पीएच डाउन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स, ये लंग्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी बोला जाता है, क्लियर है। फिर एक आता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। फ्रेंड्स एल्केलोसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, पीएच को बढ़ना कहलाता है। वो 6 से 7 8 भी हो सकती है, 5 से 6 भी हो सकती है, ये पीएच इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एल्केलोसिस है। तो एल्केलोसिस यदि रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से होगा तो वो पीएच एल्केलोसिस कहलाता है। ये क्यों हो सकता है, किस वजह से होता है, फॉल ऑफ H2CO3 क्यों ज्यादा हो सकता है, लेवल इन प्लाज्मा, मतलब H2CO3 ज्यादा कम हो गया किसमें, ब्लड में, प्लाज्मा, ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन इन लंग्स। मतलब यहां से एक्सेस अमाउंट में CO2 बाहर निकल गया, एक्सेस अमाउंट में CO2 बाहर निकल गया लंग्स से, तो क्या होगा, ब्लड से जितना जो CO2 मेंटेन रहना चाहिए वो क्या हुआ, CO2 का लेवल मेंटेन नहीं रहा, CO2 लेवल मेंटेन नहीं रहा तो CO2 कम हो गया, CO2 कम हो गया तो क्या हो गया, पीएच कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने H2CO3
बनाना बंद कर दिया, H2CO3 बनाना बंद कर दिया, मतलब एसिड बनना बंद हो गया, मतलब पीएच इंक्रीज हो, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। दोनों ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। एसिडोसिस किस वजह से था? इंटरफेरेंस विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लंग्स। पहला ही हमारा आंसर करेक्ट है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स ए। क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस द रिजल्ट ऑफ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है फ्रेंड्स? देखिएगा, एसिडोसिस एल्कलोसिस शायद समझ गए होंगे आप। मेटाबॉलिक का मतलब समझना, किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से, मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से जो एसिडोसिस या मतलब पीएच डाउन हो, उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। देखना, H2CO3 मतलब इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ओके, बाइकार्बोनेट कब होता है? सो NaHCO3 होता है। NaHCO3 कैसा होता है? Na पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस। इसका नेचर कैसा होता है फ्रेंड्स? बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। क्लियर। नाउ अब देखना, इसका फ्रैक्शन कम हो गया, इसका फ्रैक्शन कम हो गया मतलब बेस अमाउंट कम हो गया, किसकी वजह से? ड्यू टू रीनल फेलियर और डायबिटिक मेलिटस की वजह से क्या हो गया, जिसमें एसिडोसिस और कीटोसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, या यूं कहूंगा बेसिक कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एसिडोसिस हो गया। ये कहलाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक का मतलब किसी रिएक्शन की वजह से हो रहा है। सिमिलरली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है? इंक्रीज बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ प्लाज्मा ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एल्कली। एल्कली का मतलब एंटासिड। यदि मैं इसको बात करता हूं तो NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड एज ए एंटा एसिड। और वो कौन सी कैटेगरी में आता है? एब्जॉर्बिंग कंडीशन में आता है। एब्जॉर्ब होगा तो ये क्या करेगा? एल्कलोसिस करेगा ही करेगा। तो इस तरह से ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। क्लियर है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या हो गया फ्रेंड्स? दैट इज इंजेक्शन ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ एंटासिड। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? NaHCO3। क्लियर है। ये हो गया हमारा आंसर डी, दैट इज आंसर डी। क्लियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड टू रिस्टोर द एसिड बेस बैलेंस। फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइट बट ओबियस है, लेकिन कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन। सोडियम एसीटेट जो होता है वो क्या करता है? सिस्टेमिक एंटासिड की तरह काम करता है, मतलब एब्जॉर्ब होता है और जाके सोडियम है तो बट ओबियस है, एंटासिड की तरह काम करेगा। एब्जॉर्ब हो रहा तो डायूरेटिक की तरह भी काम करता है, यूरिन एल्कलाइजर की तरह भी काम करता है। जो सोडियम एसीटेट दैट इज CH3CONA हो गया, और ये अंदर जाएगा तो ये NaOH बनाएगा और एसिटिक एसिड बनाएगा। एसिटिक एसिड वीक होता है और यहाँ पे NaOH होता है जो बेस होता है, जो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये यूरिन में जाएगा तो बेसिक नेचर करेगा तो एल्कनाइजर हो गया। डायूरेटिक है तो सॉल्ट हो गया, जिसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक बोलते हैं। और सिस्टेमिक एंटासिड का मतलब सिस्टम ब्लड में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसको सिस्टेमिक एंटासिड बोलते हैं। क्लियर है। ये इसका दूसरा यूज क्या है फ्रेंड्स? यदि किसी पेशेंट को सोडियम की कमी होगी तो ये सोडियम क्या कर रहा है? बॉडी में जाके सोडियम दे रहा है, तो सोर्स ऑफ सोडियम आयन इन द सॉल्यूशन फॉर द हीमोडायलिसिस और इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब वहां पे सोडियम का सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है एज ए सोडियम एसीटेट। ओके। फिर आता है सोडियम सिट्रेट। फ्रेंड्स सोडियम सिट्रेट किस तरह से यूज करते हैं फ्रेंड्स? सोडियम सिट्रेट अगेन एसिडोसिस को ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एल्कलोसिस करता है।
एल्कलोसिस करता है मतलब वो पीएच को इंक्रीज करेगा, एसिडोसिस पीएच डिक्रीज हो गई थी तो ये सोडियम सिट्रेट दे देंगे तो वापस पीएच रिस्टोर हो जाएगी। प्रमोट डायूरेटिक इफेक्ट क्यों है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट जाएगा एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके क्या करेगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह काम करेगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह काम करेगा। क्लियर। फिर उसके बाद में फ्रेंड देखना यहाँ पे इसका 3% सॉल्यूशन जनरली लिया जाता है, वॉशिंग आउट द सिरिंज एंड apparatus बिफोर द ब्लड कलेक्शन। क्यों करते हैं फ्रेंड्स, ये कोगुलेशन को रिड्यूस करता है इन विवो। क्लियर है, इसलिए इसको 3% सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ इस पे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है यूज्ड, ये दूसरे यूज टू प्रिवेंट डिसकलरेशन ऑफ ग्लिसरेट ऑफ फिनोल एंड टैनिक एसिड, उनकी रिएक्शन को ये रोकता है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर एज ए सॉल्युबलाइजिंग एजेंट और फेरिक किसके लिए यूज किया था, फेरिक सल्फेट सॉरी फॉस्फेट एंड मैग्नीज सिट्रेट के लिए यूज किया था एज ए सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। तो ये है सोडियम सिट्रेट का। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सोडियम एसिटेट एंड पोटेशियम एसिटेट। फ्रेंड्स बटो बेस है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम चेंज किया, बाकी दोनों इसका मतलब ये दोनों होंगे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। और यहाँ पे सोडियम सिट्रेट एंड पोटेशियम सिट्रेट अगेन दोनों एक जैसे ही हैं, तो अगेन एज ए इलेक्ट्रोलाइट होगा। आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बटो बेस एब्जॉर्ब होता है, सोडियम लेक्टेट, ये दोनों होंगे। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो डी आंसर हो गया, ये हमारा डी आंसर है। यहाँ पे मैं सोडियम सिट्रेट को फिर से फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स कंपोनेंट ऑफ ओआरएस एज पर WHO। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, कंपोजिशन एंड ओआरएस का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट बोलते हैं जिसको ओआरएस बोला जाता है। क्लियर। तो इसमें क्या क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है, पोटेशियम मतलब सोडियम सॉल्ट का मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसकी जगह ट्राई सोडियम सिट्रेट, इन दोनों में से कोई सा एक होगा, दोनों नहीं होंगे। और एक ग्लूकोज होता है और उसके बाद में सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है। फ्रेंड्स ये ऊपर वाले तीनों तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रहते हैं, और ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में रहता है, और ये वाटर एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में रहता है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट। तो देखते हैं फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड दोनों थे, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लूकोज दोनों ही थे, ड्रिंकिंग वाटर था, इसका मतलब सारे ही सारे हो गए, ये हो गया हमारा आंसर डी। क्लियर। ये नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट है वो रेडिएशन एमिट करता हो, रेडिएशन एमिट करता हो उसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स क्या होंगे वो एमिट करते होंगे, उनको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, बेसिकली क्यूरी ने ये क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे ही क्यूरी की यूनिट दी थी, और जिसको CI बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडर गोइंग 3.7 to 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसको बोलते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमारा जो आंसर हो गया ये यूनिट क्यूरी हो गया। इसी में मैं एक चीज और बताऊंगा, ईच रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ T हाफ, जिसको बोलते हैं रेस्पेक्टिव क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लें उसका जो फॉर्मूला होता है T हाफ इक्वल टू 0. इसको कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, वो T हाफ इक्वल टू 0.9693 बाई लैम्डा, इस तरह से इसको लिखते हैं। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ये फॉर्मूले से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया फ्रेंड्स वो हो गया हमारा ए आंसर। ओके। फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट, विच रेडियो फार्मास्यूटिकल इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म एंड RBC फॉर्मेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे जब बात करना तो देखिएगा हमें उस रेडियो फार्मास्यूटिकल को बताना है, या रेडियो फार्मास्यूटिकल कैसे लेते हैं, हमें पता होता है कि कौन सा एलिमेंट बॉडी में जाके कहाँ कंसंट्रेट होता है, उसी के बेसिस पे उसका यूज होता है। जैसे अपन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D।
इन चारों का ही मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहला आता है फेरिक सिट्रेट, जिसमें आयरन 59 लेते हैं। ये किस में यूज किया जाता है? ये स्टडी ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म और आरबीसीज के फॉर्मेशन में यूज लिया जाता है। और दूसरा आता है फ्रेंड्स पोटेशियम, सॉरी, दूसरा आता है फ्रेंड्स सोडियम फोस्फेट, जिसको सोडियम फोस्फेट आ रहा है फ्रेंड्स 32। फोस्फेट जहां बात कर रहे हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रीटमेंट साइथेमिया वेरा मीन्स इसमें ओवर प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का, वहाँ पे फोस्फोरस P32 यूज होता है। और यहाँ पे आयरन का मेटाबॉलिज्म में आरबीसीज में आयरन होता है तो Fe59 यूज होता है। क्लियर। फिर आता है फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कैल्शियम 52 लिया जाता है। तो ये यूज किया जाता है फ्रेंड्स किसका? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम 45 लिया जाता है। बोन कैंसर और बोन लीजन्स, मतलब बोन में भी कैल्शियम होता है। इस तरह से बोन से रिलेटेड बात आ गई। क्लियर है। फिर आता है अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर मेजरमेंट में। बेसिकली अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, सॉरी ब्रोमाइड, Br, इस सोल्ट, ये जो सोल्ट होता है, ये सोल्ट वाट एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट में ही ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको मेजर किया जाता है NH अमोनियम ब्रोमाइड, जिसमें ब्रोमीन लेते हैं अपन 82। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखना आयरन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे और आरबीसी फॉर्मेशन, तो हमारा जो पहला ही आंसर सही है फेरिक सिट्रेट। क्लियर है। इससे तो आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो आयरन कहाँ जाएगा, आरबीसीज में जाएगा, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखना, विच ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज फॉर थायराइड स्कैनिंग एंड स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक। फ्रेंड्स देखिएगा, वही सेम कंसेप्ट लगाना, हिपुरिक सोडियम हिपुरेट, जिसमें आयोडीन जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ये यूज नहीं लेते। हिपुरिक एसिड फ्रेंड्स कहाँ होता है? रीनल कंडीशन की बात कर रहे हैं। जो हिपुरिक एसिड होता है, हिपुरिक एसिड एज सच इसका एब्जॉर्प्शन नहीं, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और एज सच वो किडनी के ऊपर आ जाता है, मतलब किडनी से फिल्टर होता है। तो इस हिपुरिक एसिड के साथ में हमने आयोडीन को टैग कर दिया, और हिपुरिक एसिड जैसे ही रीनल कंडीशन में आएगा, किडनी में आएगा, तो ये रीनल फंक्शन को टेस्ट करने के काम आएगा। तो ये आयोडीन 131 हिपुरिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए थायराइड में नहीं जाएगा। ये हिपुरिक एसिड की वजह से ये रीनल में आ जाएगा। क्लियर है। सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड है, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं अपन, सोडियम आयोडाइड आ गया यहाँ पे फ्रेंड्स। तो बट ओबियस है, थायराइड स्किन और स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक की बात करेंगे तो ये सोडियम आयोडाइड की बात आ गई। फिर फ्रेंड्स क्लोरोमेरुड्रीन, दैट इज मरकरी लिया जाता है, दैट इज सेंटिलेशन ऑफ किडनी और ब्रेन की इमेजिंग के लिए काम में लिया जाता है, दैट इज Hg, ये इसके लिए यूज किया जाता है। फिर आता है साइनोकोबालामीन, जैसा कि आपको पता है कि साइनोकोबालामीन पर्निशियस एनीमिया से रिलेटेड आता है, तो ये डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस एनीमिया आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, साइनोकोबालामीन में कोबालामीन जो होता है, कोबाल्ट होता है, वो 57 और 58 वाला होता है, वो पर्निशियस एनीमिया में काम आता है। तो थायराइड स्कैन के लिए क्या हो गया? सोडियम आयोडाइड हो गया, या सोडियम हिपुरेट जब होता है तो रीनल से रिलेटेड बात करना। क्लियर है। तो हमारा आंसर हो गया बी। क्लियर। उसके बाद में फ्रेंड्स देखते हैं बात, विच इज द ट्रू फॉर द सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन फ्रेंड्स क्या होता है, देखना NaHCO3 हो गया, ये इंजेक्शन फॉर्म में है। ओके, देखना फ्रेंड्स इंजेक्शन फॉर्म में है तो मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग में क्या होता है, जो CH3OH होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है HCHO, और ये फॉर्मिक एसिड में बनता है, HCOOH में कन्वर्ट होता है, एसिड है। तो ये इसका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग में काम में ले जाता है। इसका मतलब हमारा ये सही है।
सी फ्रेंड्स, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका हम इंजेक्शन बना रहे हैं, और इसके इंजेक्शन ये सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या है, ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है ऑटोक्लेव करने से। तो इसको स्टरलाइजेशन करने से इसको स्टरलाइज किया जा सकता है, ऑटोक्लेव से भी किया जा सकता है और फिल्ट्रेशन से भी किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन भी बड़ा आसान है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बड़ा नहीं है, इसलिए इसको आराम से किया जा सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा ये बेसिक नेचर है, तो बेसिक नेचर है तो जाके ये क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज करेगा, पीएच को इंक्रीज करेगा, पीएच को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये यदि किसी पेशेंट को एसिडोसिस कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये थर्ड आंसर हो गया, दैट इज यूज्ड पैरेंटरली टू कॉम्बैट सिस्टेमिक एसिडोसिस, मतलब सिस्टेमिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर डी आंसर हो गया, दैट इज आवर डी आंसर। क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, दैट इज विच इज ट्रू फॉर द सोडियम आयन। सोडियम आयन किस किस तरीके से काम में लिया जा सकता है फ्रेंड्स, या ट्रू कौन सा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा डी है। कैसे देखना, पहला तो है मेंटेन नॉर्मल हाइड्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, बटोबियस है, हाइड्रेशन को मेंटेन करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोडियम आयन। क्लियर है। और यदि इसकी डेफिशिएंसी हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया से ध्यान देना, नेट एक वर्ड बता रहा हूं समझना, नेट्रीमिया। क्लियर। हाइपो का मतलब होता है लैस, ओके। एन ए नेट्रीन, एन से याद रखना सोडियम, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। क्लियर है। तो सोडियम का अमाउंट ब्लड में कम हो गया, डेफिशिएंसी से हाइपोनेट्रीमिया हो गया, जिसमें एडिशन डिजीज भी हो जाता है। और यदि हाई इनटेक लेंगे तो हाइपरनेट्रीमिया हो गया, हाइपर का मतलब ज्यादा, एन ए ने का मतलब सोडियम, ट्रीमिया का मतलब ब्लड में, तो वही कंडीशन आ गया जिसमें ज्यादा से हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, जिसमें कुशिन सिंड्रोम भी कहलाता है। इस तरह से सी आंसर भी हो गया, इस तरह से ए आंसर भी हो गया। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारा करेक्ट है। इस तरह से हमारा आंसर डी है। ये है फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। यदि आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि क्वेश्चन समझ में आए और नहीं समझ में आए, दोनों तरीके से आप जरूर कमेंट करें। लाइक तो बनता ही है इतने क्वेश्चन आपको बताने के बाद में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आगे दूसरे क्वेश्चन लेके और आऊंगा। आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊं। थैंक